दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हर किसी को वैक्सीन का इंतजार है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया था कि कोरोना के खिलाफ भारत की पहली वैक्सीन इस साल के आखिर तक लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने वैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपील की है। आधार पूनावाला ने ट्वीट करके मीडिया से अपील की है कि ट्रायल प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का कोई पूर्वानुमान न लगाए और 2 महीने तक धैर्य बनाए रखें। मरीजों के आंतरिक आंकड़ों पर रिपोर्टिंग से परहेज करें। आधार पूनावाला ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चल रहे कोविशील्ड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में मरीजों के आंतरिक आंकड़ों पर रिपोर्टिंग से परहेज करें। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,30,848 हो चुकी है। बिहार में 27 अगस्त तक कोरोना की कुल नए मामले 1998 सामने आए हैं। बिहार में 24 घंटे में 9 लोगों की जान चली गई। जी हां, अब तक राज्य में 1,09,696 लोग ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2931 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। राज्य में अब तक 1,09,696 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला माना जा रहा है, किंतु चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए अब आम आदमी पार्टी यानी आप भी चुनाव दंगल में कूद पड़ी है। जी हां, आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने बिहार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए गुरुवार को राजधानी पटना के कई इलाकों में एक पोस्टर चपसा है, जहां सरकार और विपक्ष दोनों पर जमकर हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर में बिहार के बड़े राजनेता जैसे सीएम नीतीश कुमार, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दुशासन के रूप में दर्शाया गया है। देश भर में कोरोना महामारी को देखते हुए मुहर्रम पर ताजिया के जुलूस नहीं निकाले जाएंगे और न ही सड़कों पर ढोल नगाड़े बजेंगे। धर्मगुरुओं और प्रशासन ने भी लोगों से मुहर्रम का त्योहार घर पर ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाए जाने की अपील की है। कोरोना के चलते मुहर्रम, ईद, बकरीद, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, गुरु गोविंद जयंती सभी त्योहारों पर बंदी से रही है। सभी त्योहारों में होने वाले रिवाजों में भी बदलाव दिखा। वही कोरोना काल की वजह से त्योहारों में कई 100 साल की परंपराएं भी टूटी। इस मसले पर एक न्यूज पोर्टल पर कई बड़े मौलानाओं ने अपनी बात रखी है। बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया गया है। जी हां, इस पॉलिसी के अनुसार वैसे लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वे पंचायत स्तर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जी हां, इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आयोग माना जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और बिहार में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। आपको बता दूं कि बिहार में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, लेकिन इसे अभी सिर्फ नगर पालिका चुनावों तक ही सीमित रखा गया है। अगर आप बेरोजगार हैं और बिहार में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार राज्य में फलदार वृक्षों की खेती और इसके बिजनेस के लिए अनुदान दे रही है। आप अनुदान लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा फलदार वृक्ष लगाने और इसकी बागवानी के लिए 50,000 तक की सब्सिडी देगी। अगर आप आम, अमरूद और लीची का बगीचा लगाते हैं तो सरकार आपको 50,000 रुपए देगी, जबकि आपको पपीता के लिए 45,000 रुपए तक का सब्सिडी देगी। जी हाँ, वही पटवन और इसके देखभाल के लिए 90% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बिजनेस करने के लिए 50,000 रुपए के लोन चाहते हैं तो आप उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है। आवेदन करने से पहले आप वेबसाइट से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में क्यास लगाया जा रहा है कि इस बार आरजेडी को वाम दलों का साथ मिल सकता है। सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में पटखनी देने के लिए महागठबंधन में वाम दलों के शामिल होने के संकेत मिल गए हैं। अगर ऐसा होता है तो 2019 लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के स्टार प्रचारक और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार महागठबंधन के लिए प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई नेता कन्हैया कुमार की हार का एक मुख्य कारण आरजेडी भी रही है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कन्हैया के खिलाफ अपनी उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसका पूरा फायदा भाजपा को हुआ और आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन और कन्हैया कुमार दोनों चुनाव हार गए। ऐसे में अगर इस बार महागठबंधन में वाम दल शामिल हो जाते हैं तो कन्हैया कुमार उनके स्टार प्रचारक होंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के 2000 रुपए लाभार्थी किसानों के खाते में आने लगे हैं। जी हां, इस योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार 6000 रुपए ट्रांसफर करती है। छठी किस्त आने के बाद काफी किसान इस बात से परेशान हैं कि क्या वे इस स्कीम का फायदा उठाने वाले अभ्यर्थी की गिनती में है कि नहीं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पीएम किसान योजना में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी कि अपना डाटा चेक कर सकते हैं कि हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं कि नहीं। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अपना नाम लाभार्थी की लिस्ट में देखना चाहते हैं तो ये अब ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। सरकार ने अपनी वेबसाइट पर यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की सूची में अपना नाम देखने के लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक करना होगा। बिहार में रहने वाले वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, उन छात्रों के लिए बिहार बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड ने इंटर 2021 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 4 सितंबर तक बढ़ा दी है। बिहार बोर्ड की इस घोषणा से काफी छात्रों को फायदा होगा। इससे पहले बिहार बोर्ड ने इंटर बोर्ड रजिस्ट्रेशन की तिथि 28 अगस्त रखी थी, लेकिन बोर्ड के फैसले के बाद अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। जो छात्र अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वे फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने इंटर के रजिस्ट्रेशन के शुल्क जमा करने की तिथि को भी बढ़ाते हुए उसे 4 सितंबर कर दिया है। बिहार में रहने वाले लोग रैयती जमीन के बारे में बहुत सुने हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है कि आखिर रैयती जमीन कहते किसे हैं। जहां इस जमीन का मालिक कौन होता है, आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से, ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बिहार भू विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक खेती लायक जमीन का वैसा हिस्सा जिसे किसान किसी जमींदार के लिए जोतता था रैयती जमीन कहलाता था। जी हाँ, लेकिन जमींदार प्रथा के समाप्त होने के बाद ऐसे कई जमीन रैयती किसान के अधिकार में आ गए। आपको बता दें कि कई बार किसान द्वारा पुश्तैनी तौर से जोते जाने वाले जमीन को भी रैयती जमीन कहा जाता है। जी हाँ, आज के समय में इस जमीन को भी रैयती जमीन माना जाता है। इस जमीन का मालिक वो होता है जिसके नाम से जमीन की खतियान होती है, लेकिन अगर 30 साल तक उस जमीन का कोई रसीद नहीं काटा जाता है तो उस जमीन को सरकारी जमीन मान लिया जाता है और वह जमीन बिहार सरकार की जमीन हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है तो आप उसका रसीद जरूर कटवाते रहें। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 75% की सब्सिडी दे रही है। जी हाँ, किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ लें तथा ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आप ज्यादा देर न करें। मिली जानकारी के मुताबिक किसानों को सीड ड्रिल पर किसानों को 25,000 रुपए का अधिकतम अनुदान मिलेगा, यानी कि जिन यंत्रों पर 75% तक का अनुदान है उन पर 80,000 रुपए से 2.25 लाख रुपए तक का सब्सिडी प्राप्त होगा। वहीं एसएमएस पर किसानों को अधिकतम 82,000, 8 फीट के सुपर सीड पर 1,57,000, 60 फीट के इस यंत्र पर 1.5 लाख और 6 फीट के इस यंत्र पर किसानों को 1,42,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच आयोजित होने जा रही नेट और जेईई की परीक्षा का छात्रों और विपक्ष पार्टियों ने बड़े स्तर पर विरोध करना शुरू कर दिया है। जी हां, छात्र लगातार परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी छात्र के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने इसके लिए एक ऑफलाइन कैंपेन की भी शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि लाखों परेशान छात्रों के साथ अपनी आवाज जोड़िए, आइए सरकार से छात्रों की बात सुनने की मांग करें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी नाम के कैंपेन की शुरुआत की है ताकि सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाई जा सके। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद ने खुलेआम महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है। सांसद का कहना है कि अगर मस्जिद नहीं खोली जाती है तो सड़क पर उतरकर नमाज अदा करेंगे। हम 2 सितंबर को राज्य में स्थित सभी मस्जिदों को खोलने का आह्वान करेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में करीब सभी राज्यों में धार्मिक स्थलों मस्जिदों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कई लोगों ने मंदिर और मस्जिद को खोलने को लेकर सरकार से मांग भी की है, लेकिन सरकार ने संक्रमण को देखते हुए इसकी इजाजत नहीं दी है। इसी बीच विपक्षी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद सीएम उद्धव ठाकरे पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, सांसद इम्तियाज जलील का कहना है कि मस्जिद नहीं खोलने पर सड़क पर ही नमाज अदा किया जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। कोरोना का प्रकोप अब देश में मेट्रो शहरों से गांव की ओर बढ़ गया है। जी हां, ऐसे में बिहार में भी कोरोना महामारी का कहर और संक्रमण जारी है।
इस बीमारी का खतरा अब लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर मंडराने लगा है। तेजस्वी यादव के पीए संजय यादव को टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। संजय के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तेजस्वी यादव के लिए परेशानी बढ़ गई है। संजय की रिपोर्ट सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आने के बाद तेजस्वी ने खुद को घर में कैद कर लिया है और वे किसी से नहीं मिल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव की पार्टी एक कदम आगे ही चल रही है। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के 243 सीटों में से 150 सीटों पर जन अधिकार पार्टी इस बार अपना उम्मीदवार उतारेगी। पप्पू यादव ने सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा भी किया है। बिहार के दो प्रमुख सियासी खेमे हैं, एक महागठबंधन तो दूसरा एनडीए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही खेमे के प्रमुख दल यानी कि एनडीए की बीजेपी और महागठबंधन के आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं होता है। जी हाँ, दरअसल इन दोनों ही खेमों में इस बात को लेकर हमेशा रस्साकसी भी चलती रहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके खेमे में आ जाएं और बिहार की कमान संभाल ले, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। दरअसल बिहार में सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पाले में होते हैं उसी की सरकार बनती है। ये अचंबा इसलिए भी है क्योंकि जिस जाति से वो आते हैं उनकी आबादी बिहार में बमुश्किल 4% ही है। कोरोना और बाढ़ के चलते बिहार विधानसभा चुनाव अभी न कराने वाली मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी चुनाव आयोग ने तारीख तय करते हुए अधिसूचना जारी नहीं की है। आयोग स्थिति के हिसाब से उचित फैसला लेने में सक्षम है। अविनाश ठाकुर नाम की याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोरोना और बाढ़ के कारण बिहार में अभी चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही दाखिल कर दी गई इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोरोना आधार नहीं हो सकता। चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये साफ हो गया है कि अब इलेक्शन कमीशन को पूरी व्यवस्था करनी होगी। कोरोना महामारी के बीच लोग चुनाव में हिस्सा ले सकें, वैसे भी राजद चुनाव के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। आधार कार्ड को अप टू डेट रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय नागरिक के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला और विश्वसनीय पहचान पत्र है और पता प्रमाण पत्र दस्तावेज है। या तो आधार नामांकन केंद्र यानी कि आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं या अपने आधार को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। UIDAI ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि अब ये क्या अधिक अपडेट करने के लिए शुल्क 100 रुपये होगा, जिसमें बायोमेट्रिक अपडेट भी शामिल है। अभी UIDAI आधार में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने के लिए 50 का शुल्क लेता है। बिहार में आरजेडी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी पार्टी में बरकरार है। वहीं जदयू के कुछ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के संपर्क में बताए जा रहे हैं। राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले इस दिग्गज नेता को एक बार मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। 1974 में एक समय ऐसा भी था जब गणित के प्रोफेसर रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को छात्र आंदोलन के चलते पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें उनके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। 1974 में रघुवंश प्रसाद सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया था। 3 माह बाद जब वो जेल से बाहर आए तो मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा दिया। रघुवंश विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी के खिलाफ भी खुलकर बोलते हैं। बिहार में शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार कई तरह के फैसले ले रही है ताकि शिक्षक की तरफ से कोई दिक्कत खड़ी ना हो सके। आपको बता दें कि अब बिहार में नौकरी कर रहे शिक्षकों को SBI द्वारा वेतन जारी किया जाएगा। इसको लेकर MOU पर हस्ताक्षर भी हो चुका है। खबर के अनुसार वर्तमान में शिक्षकों का वेतन भुगतान नामित नोडल बैंक के द्वारा किया जा रहा था, किंतु इन नामित नोडल बैंकों के द्वारा वेतन भुगतान करने में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब सभी शिक्षकों का वेतन SBI द्वारा ही किया जाएगा। विपक्षी दलों की महागठबंधन में चुनाव से पहले घटक दलों की परेशानी कम नहीं हो रही है। महागठबंधन को छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को गए हुए अभी कुछ ही दिन गुजर रहे हैं कि अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा की भी नाराजगी सामने आने लगी है। रालोसपा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद से गुहार लगाते हुए कहा कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए जिम्मेवारी भी उसकी अधिक है। ऐसे में उन्हें ही आगे आकर सब कुछ करना होगा। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन में अभी कई बातों पर अस्पष्ट नहीं है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव को खुद आगे आकर सब बातों पर स्थिति साफ करनी चाहिए।
बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी समीकरण किए जाने लगे हैं। जीतन राम मांझी के अलग होते ही महागठबंधन के सहयोगी दलों की तस्वीर साफ हो गई है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी पार्टी पहले से हैं और अब वामपंथी दलों के भी शामिल होने की पटकथा लिखी जा चुकी है। इस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी महागठबंधन में करीब करीब तय माना जा रहा है। महागठबंधन पिछली बार की तुलना में इस बार काफी अलग है। 2015 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। जेडीयू आरजेडी 101 सीटों पर तो कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार समीकरण बदल चुका है। जेडीयू अब एनडीए का हिस्सा है और मांझी भी फिर से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। वहीं महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी की एंट्री हो चुकी है और वामपंथी दलों को शामिल करने की रणनीति भी तय हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने आए बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बंद होटल में कमरा लेकर रह रहे थे। इस मामले को लेकर होटल मालिक और मैनेजर पर देर रात प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। एफआईआर में होटल के मालिक और मैनेजर दुष्यंत कुमार समांतरे को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर रांची सीईओ प्रकाश कुमार ने दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि सरकार के अनलॉक नियमों का उल्लंघन करके होटल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को रखा गया। होटल में कमरा नंबर 507 में तेज प्रताप यादव को ठहराया गया था। नीतीश कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद अपने राजनीतिक करियर के सबसे ज्यादा संभावना वाले शिखर पर थे। 2014 के आम चुनाव के 1.5 साल के भीतर बीजेपी को बुरी तरीके से पराजित करने का सेहरा उनके सिर पर था। विपक्ष में कोई और विश्वसनीय चेहरा नहीं था। उस समय ऐसा लग भी रहा था कि नीतीश कुमार राज्य की बागडोर के लिए तेजस्वी यादव को तैयार करके खुद राष्ट्रीय राजनीति में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के कुनबे के फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर जाने के बाद सब बदल गया और नीतीश कुमार ने रास्ता बदल लिया। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 तय करेंगे कि उनकी मंजिल क्या है। दरअसल नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक खुद को राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार किया था। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1/3 सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेगी। पार्टी का मानना है कि प्रदेश में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है और इस बार महागठबंधन प्रदर्शन पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत अच्छा करेगा। पर पार्टी नेताओं को खुद अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि टिकट बंटवारे में एक भी गलती चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारी पड़ सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 27 सीट पर दर्ज भी की थी। हालांकि बाद में मोहम्मद जावेद किशनगंज से सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर पार्टी अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाई। ऐसे में पार्टी के पास अब 26 विधायक हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हम पिछले चुनाव से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अब स्थितियां अलग है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।